नमस्कार मित्रों, शर्मा क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको स्वर संधि के बारे में डिटेल से समझाया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जा करके आप पहले वीडियो को जो स्वर संधि के बारे में डिटेल हमने आपको समझाया है उसको आप पहले देखेंगे। उसके बाद आप जो है व्यंजन संधि और स्वर संधि इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आइए बिना बात किए हम जो है पढ़ते हैं। देखिए, आज हम व्यंजन संधि समाप्त करेंगे और स्वर और जो है विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लेंगे। व्यंजन संधि क्या है, आइए डिटेल से देखते हैं। जिन ध्वनियों का मेल मित्रों कम से कम एक ध्वनि व्यंजन ध्वनि हो और एक तरफ स्वर हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर रहित हलंत रूप लिया जाता है, अर्थात एक तरफ जो है स्वर रहेगा और दूसरी तरफ व्यंजन का अर्थात एक शुद्ध व्यंजन होगा, अर्थात हलंत रूप लिया जाता है व्यंजन का। हलंत का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा बारीकी से देख लेते हैं। व्यंजन का स्वर रहित अर्थात उसमें स्वर न हो, अर्थात स्वर न हो, आधा अक्षर या वर्ण कहते हैं। ऐसे क है, वर्ण एक क है, क में अ का जो है स्वर है, अर्थात इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ हो जाएगा। उसी तरह हम हलंत का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा आइए समझ लेते हैं। हलंत का मित्रों प्रयोग करने से वर्ण आधा हो जाता है, अक्षर आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो ये लिखा है, अंगा लिखा है, इसको हम अगर हलंत लगा देंगे तो यह वर्ण आधा हो जाएगा। ठीक है, ट को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं, यह आधा हो जाएगा। ठ को लिखने के लिए हलंत के रूप में प्रयोग करते हैं और इसी तरह हम ह को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत का प्रयोग करने से वर्ण हमारा जो अक्षर होता है वह आधा हो जाता है। और कुछ शब्द में हम जो है हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रीमान हो गया और महान हो गया, न के लास्ट में हलंत लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे ये अड़ा लिखा है, इसमें अगर आधा लिखना हो तो आप हलंत का प्रयोग करते हैं। तो हलंत का प्रयोग आप समझ गए होंगे, इसी तरह किया जाता है। व्यंजन संधि बनाने के लिए जो पहला नियम है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। बहुत सरल है मित्रों, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, आप जो है, हालांकि मुझे पहले वर्णमाला चैप्टर पढ़ाना चाहिए, लेकिन वर्णमाला चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है 5 होता है, वह वर्गों में विभाजित होता है। क च ट तप वर्ग में जैसे क का वर्ग जो होता है क ख ग घ अंग होता है, उस तरह च च च ज झ यहाँ होता है। इस तरह हमारा वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब इसी में जब आप इतना तो जानते होंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का, उसको आइए ध्यान समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा या पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ वागीश लिखा है तो इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे सार्थक शब्दों में, तो वाक धन इस होगा और जो क होगा यह अपने तीसरे में जो है परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ग में हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। उसी तरह आइए आज़ादी को देख लेते हैं, आज़ादी को देख लेते हैं। तो यह जो ज क्या है, आप इसको पहले बीच वाले जब वर्ण को आप देखेंगे तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा या पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है, अर्थात परिवर्तन उसका हो जाता है। देखिए, अब यहाँ आज़ादी लिखा है तो ज क्या है, यह तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण किसमें बदल, ज का तीसरा क्या हो जाएगा? च में बदल जाएगा। तो इसे जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अच प्लस आदि हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। खड़मुख लिखा है, खट प्लस मुख हो जाएगा। तो ये क्या है, अड़े जोड़ा है, यह अपने पहले में बदल जाएगा, यानी कि ट में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आइए हम प्रागैतिहासिक को देख लेते हैं। अगर आप ज्ञ को देखेंगे, बीच से तोड़ेंगे एक सार्थक शब्दों मित्रों, तो यहाँ प्राक धन ऐतिहासिक हो जाएगा। जो हमारा क है यह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात ग में। ठीक है, ये बहुत सरल है। देखिए, आप फिर ऋग्वेद को ले लीजिए। ऋग्वेद में अगर आप सार्थक शब्दों में संचय विच्छेद करेंगे मित्र, तो इसे आप ऋक धन वेद लिखेंगे। तो ये जो हमारा ऋक का अंतिम शब्द है क है, यह अपने तीसरे वर्ग में बदल जाता है, क्योंकि अभी आप ऊपर नियम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का अर्थात चाहे क वर्ग हो चाहे च वर्ग हो, ठीक है, चाहे ट वर्ग हो,
और उसका जो है अपने तीसरा पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग की पहले वर्ण बदल जाता है। यहाँ लिखा है क्या ऋग्वेद है तो ऋग धन वेद हो जाएगा। अब जो हमारा क है तो किससे बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाता है तो ऋग धन वेद हो जाएगा। उसी तरह षड्यंत्र है तो खट प्लस यंत्र हो जाएगा। जबकि ड है ये तीसरा वर्ण है तो अपने पहले में बदल जाएगा। कुछ जो है नियम है जो आप पढ़ करके व्यंजन संधि को आसानी से बना सकते हैं। देखिए नियम दूसरा क्या कहता है, अगर त के बाद हमारा च आए या छ आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, च में हो जाएगा। पहला नियम, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए उच्चारण लिखा है तो उसको पहले हम उत धन चारण में लिखेंगे, उत धन चारण में। हलंत मित्र त में इसलिए लगाए हैं ताकि यह एक शुद्ध व्यंजन हो। अगर हलंत का प्रयोग आपको दो जगह बताए हैं, पहला आपका वर्ण आधा भी हो जाता है, दूसरा यह क्या हो जाता है, शुद्ध व्यंजन का रूप ले लेता है, इसलिए यहाँ उत धन चारण हो जाएगा। अब त के बाद यहाँ च आ गया तो त के बाद च आया है तो इन भी नियम जस्ट ऊपर बताए हैं। त के बाद अगर च आ जाए या छ आ जाए तो किस में बदल जाता है, च बदल जाएगा, तो यहाँ उच्चारण हो जाएगा। उसी तरह तत्संबंधी मित्र कुल 6-7 नियम हैं, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, इतना ही समझ लेंगे तो आपको व्यंजन संधि बहुत आसानी हो जाएगी। त के बाद जैसे ज है तो यहाँ पे अगर त के बाद ज आ जाए या झ आ जाए तो उसका परिवर्तन ज में हो जाता है। जैसे यहाँ सज्जन लिखा है, जब इसे आप संधि विच्छेद करेंगे सार्थक शब्दों में तो सत धन जन बनेगा। तो त के बाद क्या आ गया, यहाँ पे देखिए जन हो गया तो यहाँ त बदल जाएगा आपका ज में, तो ये सज्जन हो जाएगा। उसी तरह अगर त के बाद ट आता है तो यहाँ आपका किस में हो जाएगा, ट में परिवर्तन हो जाता है। इससे बृहत टीका लिखा है तो इसे आप संधि विच्छेद करेंगे तोड़ेंगे तो बृहत धन टीका हो जाएगा, क्योंकि त के बाद ट है तो त के बाद ऊपर नियम पढ़ चुके हैं, जब त के बाद ट आ जाएगा तो यहाँ ट में परिवर्तन हो जाएगा तो बृहत टीका हो जाएगा। उसी तरह मित्र जब त के बाद ड हमारा आएगा तो उसका परिवर्तन त का ड में हो जाएगा। इससे यहाँ पे उड्डयन लिखा है तो उसका हम संधि विच्छेद करेंगे, उत धन डयन हो जाएगा, त के बाद ड हो जाएगा तो फिर त का जो परिवर्तन हो जाएगा डम हो जाएगा, और डम में जब परिवर्तन हो जाएगा तो आपका यहाँ उड्डयन बन जाएगा। उसी तरह त के बाद जब ल आएगा तो यहाँ त परिवर्तित हो जाएगा आपका ल में। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं उल्लास लिखा है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे सार्थक शब्दों में उत धन लास हो जाएगा, और हमारा त के बाद ल आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ल में, तो ये उल्लास बन जाएगा। उसी तरह मित्र अगर आपका त के बाद श आता है तो वह च और छ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात त का पहले में परिवर्तित, अर्थात त का छ में परिवर्तन हो जाएगा और जो लास्ट स का वह छ में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर जैसे लिखा है सशास्त्र लिखा है तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह सतधन शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि सत्य भी अपने आप में एक सार्थक शब्द है और शास्त्र भी अपने आप में एक सार्थक शब्द है। तो त के बाद स आ रहा है तो भी जस्ट ऊपर नियम यही पढ़े हैं कि पहले का पहले में यानी त का च में हो जाएगा और स का आपका छ में हो जाएगा, तो यह बन जाएगा सच्छास्त्र। एक नियम और तत्संबंध बचा है, अगर त के बाद ह आता है मित्र तो यह द में और ध में परिवर्तन इसका हो जाता है, अर्थात पहले का द में और अंतिम जो ह का वो ध में हो जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है उद्धार, तो इसको जब हम तोड़ेंगे संचित करेंगे तो उत धन हार हो जाएगा। अब फिर देखेंगे त के बाद ह आ रहा है, फिर हम त का परिवर्तन द में कर देंगे, अर्थात पहले का पहले में और ह का ऊपर जैसे नियम दिया गया है ध में कर देंगे, तो यह उद्धार हो जाएगा। व्यंजन संधि में अगर आप त के संबंधी 7 नियम ये पढ़ लेते हैं और ऊपर हमने जो आपको बताया है ये समझ जाते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। मित्र 2-3 नियम ऐसे हैं, आप अगर इसे ध्यान से देख लेंगे तो व्यंजन संधि में कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए आपका नियम तीसरा देखते हैं मित्र। जैसे यहाँ लिखा है कि यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच च का आगम हो जाता है, अर्थात किसी स्वर वर्ण के बाद अगर 6 आ रहा है, 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच किसका आगम हो जाता है, च वर्ण का आगम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अनुच्छेद लिखा है, जब इसे आप वर्ण विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद करेंगे मित्र तो अनुधन छेद हो जाएगा। अब देखेंगे जो अनु है न में जो उ की मात्रा है अर्थात उ स्वर है और स्वर के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, च में, तो यह क्या हो बन जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। उसी तरह पृछाया लिखा है तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे पितृ धन छाया, अर्थात जो ये रि है, रि भी हमारा एक स्वर है और स्वर के बाद मित्र छ आ रहा है तो यह भी
च में परिवर्तन हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, परिछाया हो जाएगा। उसी तरह आपका परिच्छेद है, परिधन छेद हो जाएगा। जब ये छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई में भी स्वर है और स्वर के बाद हमारा छ आ रहा है तो यह भी च में परिवर्तन इसका हो जाएगा तो बन जाएगा परिच्छेद। ये नियम 3 हो गया व्यंजन संधि का। आइए नियम 4 देख लेते हैं। मित्र कुछ बहुत थोड़े नियम हैं, आप समझ करके आसानी से आप अगर 2-4-10 उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नियम देखिए 4 क्या कहता है, यदि वह आ स्वर को छोड़कर, अर्थात पूरी स्वर की बात नहीं कर रहा मित्र। नियम 4 में नियम 3 में आप फर्क को समझिए, अंतर को समझिए। नियम 4 क्या कहता है, यदि अ आ स्वर को छोड़कर किसी स्वर के बाद दंतव्य स आए तो स का जो परिवर्तन हो जाता है वह मूर्धन्य श में हो जाता है और त का थ में परिवर्तन हो और थ का परिवर्तन ठ में हो जाता है। इसको भी साथ में याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अभिषेक लिखा है तो ये अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे अभिषेक को तो अभि धन सेक हो गया, अर्थात अभि में अभि का जो लास्ट वर्ण है वी है, इसकी अगर हम मात्रा देखें तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, अर्थात स्वर छोटी ई है। केवल अ आ स्वर को छोड़कर अ आ नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी स्वर आ रहे हैं अगर उन स्वरों के बाद हमारा जो है दंत पे स आ रहा है तो उस स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। अभिधन सेक हो गया। अब इसमें ई के बाद स आ रहा है तो स किसमें बदल जाएगा, इसमें खटपूर्ण वाले स में बदल जाएगा तो ये अभिषेक हो जाएगा। उसी तरह आपका विषम देख लेते हैं तो यह विधन सम हो जाएगा, तो छोटी ई के बाद स आ गया तो यह विषम हो जाएगा। आइए देख लेते हैं युधिष्ठिर को। केवल इतना ही नियम नहीं है कि अगर आपका जो है अ आ किसी स्वर को अ आ स्वर को छोड़कर ईश्वर के बाद दंतव्य स आए तो वह स खड़खड़ मूर्धन्य स में तो परिवर्तन होता है, साथ में अगर त थ है तो वह ठ में भी परिवर्तित होता है मित्र। जैसे ही युधिष्ठिर लिखा है तो इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे, युधि धन स्थिर, तो ई के बाद स तो आधा है तो यह तो परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य स में, लेकिन अगर त थ है तो फिर ठ में बदल जाएगा तो यह क्या युधि धन स्थिर, तो क्या बन जाएगा युधिष्ठिर हो जाएगा। इसी तरह देखिए आइए हम अब लास्ट व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। आपको मित्र बहुत शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया हूँ और इतने 5 ही नियम अगर आप ध्यान में रखते हैं, अगर आप समझने का प्रयास करते हैं, उसको नियम को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर एग्जाम्पल 2-4 से अपने बुक से देखते हैं तो आपको व्यंजन संधि में कभी भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। आइए नियम 5 देखते हैं। अगर मूर्धन्य स के बाद मित्र त आता है, जो मूर्धन्य स के बाद अगर त आता है तो उस त का परिवर्तन ट में हो जाता है। और ये एक और नियम है, देखिए यहाँ पर अगर मूर्धन्य स के बाद थ आता है तो उसका परिवर्तन ठ में हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आकृष्ट जैसे लिखा है आकृष्ट, तो इसको पहले हम संधि विच्छेद करेंगे इसका तो आकृष्ट धन त हो जाएगा, क्योंकि जब मूर्धन्य स के बाद त आएगा तभी तो इसका जो है टाइम परिवर्तन होगा, तो टाइम बदलेगा तो यह आकृष्ट हो जाएगा। उसी तरह आइए देखते हैं मूर्धन्य स के बाद अगर थ आपका आता है तो जो ये थ है यह ठ में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे पृष्ठ लिखा है तो इसको आप कैसे संधि विच्छेद करेंगे, पृष्ठ धन थ हो जाएगा तभी तो ठ बनेगा। जब आपका मूर्धन्य स के बाद थ आएगा तभी यहाँ ठ होगा तो यह क्या हो जाएगा पृष्ठ धन थ, अर्थात पृष्ठ हो जाएगा। देखिए केवल 5 नियम में आप व्यंजन संधि के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। यह आपको संपूर्ण तरीके से हर एक नियम को बताया गया है बड़े शॉर्ट तरीके से मित्र, तो आप इस नियम को अच्छे से देखिए और अभ्यास कीजिए। कोई बुक हो, बुक मैंने नहीं रखती है, आप उस बुक से कई एग्जाम्पल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए ऐसे शॉर्ट तरीके से हम विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग का मेल जब स्वर अथवा व्यंजन ध्वनि से होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी बहुत 2-3 नियम ही है मित्र, आइए बड़े ध्यान से देख लेते हैं। नियम पहला क्या कहता है कि अगर आधा र अर्थात जो छतरी वाला र होता है या तैरने वाला र होता है वो, और आधा स, आधा जो ये हमारा तालव्य स और आधा स मूर्धन्य वाला, इन सब चारों का जो परिवर्तन होता है विसर्ग में हो जाता है और विसर्ग का परिवर्तन इन सब चारों में हो जाता है, अर्थात आधा र में, आधा स दंतव्य वाले में, आधा स तालव्य वाले में, आधा स का परिवर्तन मूर्धन्य वाले में हो जाता है। इनका आपस में क्या होता है परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर निर्धन लिखा है तो आप कैसे करेंगे संधि विच्छेद, निह धन, निह प्लस धन हो जाएगा। तो यह जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा अभी बताएं आपको, इसका जो परिवर्तन हो जाएगा यह र में हो जाएगा तो यह बन जाएगा निर्धन। जैसे यहाँ पे निर्दय लिखा है तो निह धन दय हो जाएगा तो यह बन जाएगा निर्दय।
आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। निस्तेज जैसे लिखा है तो यह आधा स है तो निह धन तेज हो जाएगा, क्योंकि ये जो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा स में हो जाएगा। अभी आपको हम चारों बता चुके हैं यहाँ पर। उसी तरह निश्चिंत लिखा है, निश्चित लिखा है, निश्चल लिखा है मित्र, माफ़ी चाहते हैं। तो निश्चल लिखा है तो निधन चल हो जाएगा। ये जो विसर्ग है यह आधा स में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से आप शॉर्ट तरीके से इसको अगर आप समझ आते हैं तो हर एक विसर्ग संधि के बारे में जितने भी एग्जाम्पल हैं आप सब आसानी समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है निश्चल लिखा है तो निधन छल हो जाएगा, क्योंकि ये जो विसर्ग है वह तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह आपका जो है निराहार हो जाएगा, निधन आहार हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपका दु उरासा है तो दु धन आशा हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दुरूह लिखा है, दु धन उह हो जाएगा तो विसर्ग का किससे परिवर्तन हो रहा है, र में हो जाएगा। आशीर्वाद है, उसी तरह आशीर्वाद का देखिए आशी है धन वाद हो जाएगा तो विसर्ग का किस में हो जाएगा, जो तैरने वाला रह उसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा। ठीक है। आइए नियम 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे आपका मनः है, यशः है, तपः है, अधः है, रजः है, पयः है, इन सब का जो परिवर्तन होता है ओ में होता है। ठीक है। और ओ का विसर्ग में होता है, विसर्ग का ओ में और ओ का जो है विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए मनोज लिखा है, इस वाले जो है नियम में मित्र विसर्ग संधि के दूसरे नियम में और जो है हमारा जो गुण स्वर संधि होता है बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आप बड़े ध्यान से समझते हैं इन दोनों के अंतरों को तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे मनोज लिखा है, मनः धन ज है, मैं भी बताया जस्ट ऊपर क्या लिखा है, मनः आ जाएगा, तपः अध ये सब जो आते हैं तो इनके बाद जो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। मनोज लिखा है तो मनः धन ज हो जाएगा तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा तो मनोज हो जाएगा। उसी तरह मनोविज्ञान है तो मनः धन विज्ञान, तो मनः के बाद जो ये विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा तो यह मनोविज्ञान बन जाएगा। उसी तरह आपका यशोदा है, यशः धन दा हो जाएगा, अर्थात विसर्ग के बाद जो यशः के बाद विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो यह यशोदा हो जाएगा। उसी तरह आपका जो है नमस्ते हो गया, नमः धन ते हो गया। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। आइए हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम मित्र हमारा क्या कहता है, यदि किसी विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क हो, ख हो, प हो, फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ये बड़े ध्यान से नियम को समझना है कि यदि विसर्ग के पूर्व हमारा अ हो तथा बाद में क्या हो, क हो, ख हो, प हो, फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जैसे का जैसे रहेगा। रजह धन कण है, इसे रजह धन कण करेंगे तो यही सेम बनेगा। प्रातः काल है तो प्रातः धन कल है, काल हो जाएगा, अर्थात विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया, क हो जाएगा। अंतःकरण है, अंतः धन करण हो जाएगा। उसी तरह आपका अथः धन पतन है तो अधः धन पतन ही होगा, अर्थात इसका विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह मित्र देखिए हम आज आपको कम्प्लीटली विसर्ग संधि बड़े आसान तरीके से मित्र समझाने का प्रयास किए हैं। और व्यंजन संधि जो इतना बड़ा चढ़ा के लोग बताते हैं आपको बहुत आसान केवल 3-4 नियम में ही समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप इस नियम को अच्छे से देखते हैं मित्र तो आपको बड़ी आसानी समझ आ जाएगा। आप इस नियम को अच्छे से पढ़िए और जो एग्जाम्पल लिखे हैं उनको आप ध्यान से देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बुक उठाइए और उन सब जो नियम बताए हैं उनसे संबंधित एग्जाम्पल देखिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ आएगा मित्रों। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वह आपको पहले वर्णमाला चैप्टर पढ़ाएंगे ताकि आपको आने वाले चैप्टरों में दिक्कत न हो। हालांकि मुझे पहले वर्णमाला ही पढ़ाना चाहिए मित्रों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा पहले वर्णमाला पढ़ाएंगे आपको एक क्रमबद्ध तरीके से, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे।